हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बार बताओ, आवाज क्लियर आ रही है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी भावी शिक्षक हो बनने वाले, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं और शिक्षक दिवस पर अपन शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी अवकल समीकरण क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार उसको डिफाइन करते हैं। तो ये सब चीजें देख ली थी। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, लेकिन हमें बिल्कुल छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो लास्ट क्लास में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच प्रियंका, मीनू शेखावत, रीनू गढ़वाल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक वही है जो हमेशा एक शिक्षार्थी बना रहे, एक विद्यार्थी बना रहे। और वैसे भी शिक्षक का मतलब क्या, जिसे हम सीखते हैं। तो आप भी मेरे शिक्षक हो, आपकी वजह से मुझे बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। तो आप भी एक शिक्षक हो। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, फिर सभी सामने देखो और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास में हमने देखा था कि डिग्री है वो हमेशा डिफाइन नहीं होती है, जबकि ऑर्डर है वो हमेशा ही हम डिफाइन कर पाते हैं। ऑर्डर डिफाइन करते समय हमें ध्यान रखना है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन यानी समाकलन का साइन है तो सबसे पहले उसको हमें रिमूव करना है। और इंटीग्रेशन का साइन है तो हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो जितना ऑर्डर गिवन है उससे एक ऑर्डर बढ़ जाएगा। यानी अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें इंटीग्रेशन का साइन आ रहा, तो जैसे हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन डिग्री में आपको ध्यान में रखना है, डिग्री है वो हमेशा डिफाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिग्री कब डिफाइन होगी, अगर हम जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव हैं, या मैं बोलूं डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, या मैं बोलूं अवकल गुणांक हैं, उनके अंदर अगर हम पोलिनोमियल इक्वेशन बहुपद समीकरण के रूप में एक्सप्रेस कर सकें हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम बाद में भी कर सकते हैं तब हम क्या बोलते हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। जैसे हमने देखा था कल ये एग्जांपल कि d2y dx2 प्लस x dy dx प्लस अंडर रूट y बराबर साइन x। तो कुछ साथी अंडर रूट y को लेकर कि सर इसकी पावर तो 1/2 है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंडर रूट हटाना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चीज थी, लेकिन साफ साफ मैंने बताया भी था और लिखा भी हुआ है कि डेरिवेटिव के अंदर बहुपद होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें ध्यान नहीं रखना है। तो यहां पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। उसके बाद हमने कहा था कि एग्जाम्पल dy dx बराबर साइन dy अपॉन dx। क्या आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, dy dx बराबर साइन dy dx। यहां पर हम देखें तो क्या होगा, साइन x का प्रसार हमेशा ही एक इनफाइनाइट सीरीज आती है। x की जगह यहां पर dy dx आ गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास dy dx इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा साइन x माइनस एक्स क्यूब बाई dy dx माइनस
डी वाई डी एक्स की क्यूब 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार ये चलते रहेगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। ये बहुपद के अंदर हमेशा ही टर्म होते हैं वो फिक्स टर्म होते हैं। एन आपके पास कोई भी एक नेचुरल नंबर या जीरो में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमेशा एक सीरीज मिल रही है, तो ये बहुपद नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उनको बहुपद की पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में नहीं लिख सकते। अतः यहां पर डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगी, तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पर d2/dx2 होता तब भी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास d2/dx2 आ जाएगा, तो आपके पास d2/dx2 बराबर दिशा आ जाएगा, क्योंकि रहेगा तो ये किसके अंदर है, डेरिवेटिव के अंदर ही। अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो भी डेरिवेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा जाए कि y बराबर साइन dy/dx, अब पूछे तो बताओ इसकी डिग्री कितनी है। ऑर्डर, इसके ऑर्डर एक है, इसका भी ऑर्डर एक है, लेकिन डिग्री की बात करें तो यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन हम यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स y, दोनों तरफ साइन इनवर्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स y। और यहां पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपने को तो बहुपद किस में चाहिए, बहुपद इक्वेशन है वो डेरिवेटिव में चाहिए। तो यहां पर हम आसानी से देख रहे हैं कि डेरिवेटिव में एक पॉलिनोमियल है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हम देखें तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर एंड डिग्री 1। ऑर्डर एंड डिग्री 1 तो आया समझ में। तो सबसे पहले हमें अगर हो सकता एक्सप्रेस तो करना है, यहां पर हो रहा है क्योंकि साइन इनवर्स लेने पर, यहां पर साइन इनवर्स लेंगे तो भी dy/dx आएगा, और साइन इनवर्स x भी क्या होती है, एक प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज ही होती है। तो यहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, जबकि यहां पर हम इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें डिग्री और ऑर्डर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां तक किसी भी साथी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने देखा था ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, तो यहां पर आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। ग्रुप के अंदर कुछ साथियों ने करके भेजा भी था, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर आपके पास इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो बहुत ही आसान है। ऑर्डर कितना है, d2/dx2, 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है यहाँ पर, इसका 2 है। यहां पर इसका ऑर्डर कितना है, देखो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन आया है, तो एक बार हमें क्या करना, डेरिवेटिव करना है। तो 2 ऑर्डर है पहले से, तो ये 3 ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर ऑर्डर की बात करें dy/dx, तो ऑर्डर आपके पास 1 हो गया है। और यहां पर हम देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। ऑर्डर हमेशा यहाँ पर 3 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो ऑर्डर निकालने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या आती है तो डिग्री में, लेकिन वो अब नहीं आएगी। यहां पर आप देखोगे तो इसको अगर आप 1 + dy/dx की पावर क्यूब, तो 1 + x की क्यूब कर सकते हो आप आसानी से। 1 क्या होता है, a + b की क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहां से आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ये d2/dx2 का स्क्वायर। और यहां पर देख रहे हो आपको तो इसकी पावर देखनी है कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। यहां पर आप देखोगे तो डेरिवेटिव करोगे तो d³/dx³, तो इस यहां पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहां पर आप देखोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx को साइन इनवर्स y लिखना पड़ेगा। तो यहां से आप देखोगे तो डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 + 3 dy/dx की पावर 3/2 बराबर 4 d³/dx³ है। तो इसको हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट और यहाँ पर क्यूब आ जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो हमें किसकी देखनी है, हाईएस्ट
डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जिसका ये आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 2 2 3 1 1 1 3 3 सभी का यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, एक बार चेक करो। हो सकता है मेरे से भी लिखने में गलती हो, लेकिन एक बार आप सभी चेक करो। अगर आपका ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो ज्यादा कुछ नहीं है आपको, तो बस डिग्री निकालते उस समय ध्यान रखो कि जितने भी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके, जितने भी जो डेरिवेटिव हैं उनको पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। अगर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो आप डिग्री डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगी। साइन वाले की डिग्री नॉट डिफाइन दे रखी है बुक में, कौन सी बुक में? मोनिका जी बोल रहे हैं कि साइन वाले की डिग्री नॉट डिफाइन दे रखी है, आप कौन सी बुक की बात कर रहे हो? क्योंकि कई बार जो नॉर्मल बुक हैं उसमें मिस प्रिंट भी हो सकता है, कई बार कुछ गलती भी हो सकती है। आप वाली बुक में सर तो हो सकता है लिखने में वहां पर गड़बड़ हो गई हो, लेकिन यहाँ पर अगर देख लेना एक बार, यहाँ पर dy dx है तब तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, लेकिन अगर y है तो यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग डिफाइन होनी चाहिए। तो बुक में भी हो सकता है वहां पर गलती हो जाए छोटी मोटी, ठीक है ना। तो ये वाली डिफाइन होगी। एक बार मैं और दोबारा एक जो कुछ बुक है किसी स्टैंडर्ड बुक में अगर मैं चेक कर लेता हूं, लेकिन जो कंसेप्ट है कि अगर हम एक्सप्रेस जिस यहाँ पर भी हमने क्या किया है, क्यूब की है, तो यहाँ पर भी हम साइन इनवर्स कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। तो और एक बार अपन दोबारा भी इसको चेक कर लेंगे। तो यहां तक डिग्री और ऑर्डर आपका अगर कंप्लीट हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक और अरेखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी क्या है, नॉन लीनियर। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई है तो नॉन लीनियर कौन सी होगी, जो लीनियर नहीं है। एक तो है लीनियर और लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक का मतलब क्या है, रेखिक समीकरण में क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो। अपन पढ़ते ना x + y = 1, सिंपल लीनियर इक्वेशन में प्रत्येक टर्म की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये रेखिक अवकल समीकरण में, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यानी किसी अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण कब बोलेंगे, जब ये 3 कंडीशन यहां पर गिवन है इनको सेटिस्फाई कर ले। 3 कंडीशन क्या है, एक तो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी अवकल गुणांक है, या मैं बोलूं डेरिवेटिव हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर ध्यान में रखना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर 1। यानी जितने भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी सभी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर के हो, सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी परतंत्र चर और अवकल गुणांक का आपस में गुणा नहीं हो। तीसरा, जितने भी अवकल गुणांक हैं उनका भी आपस में प्रोडक्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास जैसे dy dx, दूसरा आपके पास है d2y dx2, इन दोनों का आपस में गुणा नहीं होना चाहिए। अगर गुणा है तो वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती है। और लास्ट में है देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y टाइम dy dx अपन लिख रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन x2 d2y dx2 है, ये हो सकता है क्योंकि x है या आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y आपके पास
डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर ऐसा टर्म आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो लीनियर नहीं है, ऐसा आ रहा है तो भी लीनियर नहीं है, अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो भी लीनियर नहीं है, अगर अंडर रूट वाई आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट वाई आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं। समझ में आया? तीन चीजें ध्यान रखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक, इन दोनों की घात है वो एक होनी चाहिए, आपस में दोनों का गुणा नहीं होना चाहिए, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का भी आपस में गुणा नहीं होना चाहिए। तीन चीजें आपको देखनी है, अगर तीनों चीजें हैं सेटिस्फाई करा, तीनों चीजें नहीं है उसके अंदर तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो लीनियर, और इनमें से एक भी डिससेटिस्फाई हो रही है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो नॉन लीनियर की इक्वेशन परिभाषा क्या हो जाएगी, ए अवकल समीकरण विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर, जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहां पर आपके पास d2y dx2 प्लस साइन x dy dx प्लस y बराबर 1, बताओ लीनियर नॉन लीनियर? यहां पर आप ऑर्डर डिग्री सब कुछ बता देना है, लीनियर या नॉन लीनियर। उसके बाद हम बात करें डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स की क्यूब प्लस वाई एक्स वाई बराबर साइन एक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, थर्ड नंबर एग्जाम्पल की हम बात करें d2y dx2 y प्लस dy dx प्लस y बराबर 0, d2y dx2 प्लस 2dy dx y स्क्वायर बराबर 0, और लास्ट आपके पास dy dx d2y dx2 प्लस 5 dy dx प्लस y बराबर 0। यहां पर आपके सामने 5 एग्जाम्पल हैं, तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है, कौन कौन सी जो अवकल समीकरण है वो लीनियर है। जो फर्स्ट ग्रेड इस बार एग्जाम हुआ था तो वहां पर एक क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा गया था, लीनियर और नॉन लीनियर से, तो उस क्वेश्चन को भी हम कल डिस्कस करेंगे। जो पहले एक बार वही क्वेश्चन एक बार शायद नेट में या गेट में पूछा गया था, फिर उसको फर्स्ट ग्रेड में पूछा, सेम क्वेश्चन था जो पहले गेट में पूछा गया था और वो इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। तो बताओ भी फर्स्ट के बारे में, दिव्यांशी ग्रह में बोले फर्स्ट ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर, ऑर्डर 3 डिग्री 1 नॉन लीनियर, थर्ड नॉन लीनियर, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लीनियर सेकंड नॉन लीनियर। चलो देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर या नॉन लीनियर। तो पहले बात करें ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, और इसका ऑर्डर आपके पास 2 है, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा। 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 ऑर्डर हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री आपके पास 1 हो जाएगी, और इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी या हो जाएगी, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, dy dx इंटू d2y dx2, फोर्थ नॉन लीनियर है, थर्ड नॉन लीनियर। चलो देखते हैं, पहले मुझे एग्जांपल नंबर 5 हुआ है कि ये बताओ कि डिग्री है वो डिफाइन है या नहीं है, डिग्री डिफाइन है या नहीं है।
5 नंबर में, फोर्थ नॉन लीनियर। चलो तब तक मैं डिग्री लिख दी, लीनियर और नॉन लीनियर लिखता हूं, तब तक आप मुझे एग्जांपल नंबर 5 बताओ कि डिग्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इसकी। अगर बात करें इसकी तो लीनियर है फर्स्ट आपके पास, सेकंड बात करें तो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 3 आ गई है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 से ज्यादा है, नॉन लीनियर। इसकी हम बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, नॉन लीनियर। अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास क्या है, d2/dx2 ठीक है, ये पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन इसकी पावर 2 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 है, देन नॉन लीनियर। और यहां पर हम देखते हैं तो आपके पास इन दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है तो नॉन लीनियर। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट है जो लीनियर, इसके अलावा नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज्यादा है, डिग्री 1 से ज्यादा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है वो उपस्थित है, स्थित है। तो ये 4 ही केस बन सकते हैं आपके पास, और चारों केस मैंने यहां पर डिस्कस कर लिए। कृष्णा शर्मा बोल रहे हैं नहीं है। हाँ भाई, और भी तो साथी जुड़े हुए हैं, बताओ ये वाली इसकी डिग्री डिफाइन है या नहीं है। डिग्री कब डिफाइन होती है आपको? डिग्री के लिए मैंने क्या बताया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, बहुपद समीकरण होना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट में बहुपद है या नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर ये बहुपद है या नहीं है, पोलिनोमियल, ये बहुपद है मेरे अकॉर्डिंग, तो समस्या कहां पर है? ये आपके पास dy/dx का प्रोडक्ट ही तो है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे आपसे पूछा x और x², इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x³ बन सकता है। या आपके पास दो वेरिएबल है x और y में, तो x इंटू वाई, दो वेरिएबल में बहुपद किस टाइप का होता है, x और y में x की पावर n y² या x³ y पावर 5। ये x और y दो वेरिएबल में बहुपद है। एक में पढ़ते हैं तो अपने आपके पास क्या होता है, an x की पावर n, यहां पर कांस्टेंट भी आ सकता है, तो बहुपद तो ये है ही। तो इसी प्रकार ये क्या है, आपके पास बहुपद है, और इसकी डिग्री डिफाइन है। और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर आपके पास ये भी नहीं है कि इनफाइनाइट एक सीरीज बन रही है, ये भी नहीं, यहां पर ट्रांसडेंटल फंक्शन आता तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाती, तो वो तो कोई समस्या है ही नहीं, यहां पर पावर वगैरह कुछ है ही नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री है वो डिफाइन होगी, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो ये था आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी n कोटि की जो रेखिक अवकल समीकरण है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो अब हम देखेंगे कि nth ऑर्डर, nth कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, उसकी जनरल फॉर्म है वो क्या है। अगर मैं इससे पहले लिखूं यहां पर कोई भी n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बोला जाए, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जनरली हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x y y डैश y डबल डैश और y n बराबर 0। ये आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर हम ये भी नहीं बता सकते कि डिग्री कितनी है, हम ये भी नहीं बोल सकते लीनियर है या नॉन लीनियर है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना ही हम यहां से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, nth ऑर्डर की जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपके पास a नोट dny dxn।
ठीक है, ए नोट एक्स लिख लेते हैं चलो यहां पर, प्लस a1x dn-y dx की पावर n-1 प्लस an कर देते हैं यहां पर तो ज्यादा सही रहेगा, an-1 a1x dy dx प्लस a नोट एक्स वाई बराबर यहां पर हम लिख सकते हैं q डैश एक्स, q डैश एक्स, जहां पर an-x an-1x a1x a नोट एक्स q डैश एक्स सभी के सभी क्या है, x के फंक्शन हैं, x के फंक्शन हैं, एंड an-x है वो नॉन जीरो है, एंड aix and q dash x are function of x, are functions of x, x के फलन है, ये x के फलन है तभी आपके पास लीनियर है, अगर y का फंक्शन हो जाएगा तो ये लीनियर रहेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये लीनियर नहीं रहेगी, इसलिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि an-x नॉन जीरो, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dny dxn, या आपके पास कोई नया फंक्शन आ जाएगा, यहां पर नाम दे देते हैं इसको p1 दें क्या, या कुछ और देते हैं, चलो इसको मैं नया नाम दे देता हूं p1x dn-y dxn-1 प्लस डॉट डॉट प्लस यह आ जाएगा आपके पास pn-y dy dx, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करते हैं तो n आना चाहिए, तो इन दोनों का जोड़ भी n आना चाहिए, प्लस pn x y 1 से लेकर यहां पर आपके पास n से लेकर नोट तक, ठीक है, बराबर qx। यहां पर हमने क्या किया है, a नोट x को डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास an-1 अपॉन a नोट एक नया कोफिशिएंट आएगा, उसको नाम दे दिया हमने p1x, फिर दूसरा आ गया p2x, और इसी प्रकार हमने इसको पूरे को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ये कब कर सकते हैं, जब आपके पास ये नॉन जीरो है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जिस भी इंटरवल पर हम डिफाइन करते हैं, तो इस फॉर्म में भी आपको मिल सकती है, मोस्टली हम यही फॉर्म है वो पढ़ते हैं, लेकिन इन जनरल हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई भी nth ऑर्डर की जो आपकी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वहां पर ये फॉर्म रहेगी, लेकिन वहां पर aix हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, aix हैं जो x के फलन है, वहां पर ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो n ऑर्डर की अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। अब हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल, d2y dx2 प्लस 2x dy dx प्लस 5y बराबर x3, यह आपके पास क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर आपके पास ये कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक है, ये आपके पास कांस्टेंट है, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है, तो ये आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा हमने 5 एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर जो अवकल समीकरण है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो अभी तक हमने पढ़ा है ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन अपने क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो अब हमारा एक जो टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमें अवकल समीकरण का निर्माण करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी अगर आपके पास कोई भी कर्व गिवन हो, अगर आपके पास कोई एक कर्व गिवन हो, वक्र गिवन हो, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, हमेशा ही एक अवकल समीकरण है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहां से हम एक अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक कोई भी एक कर्व है जिसके अंदर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जैसे अगर हम बात करें तो y बराबर फंक्शन ऑफ x, y, c1, c2 और cn, वेयर ci बराबर 1 to n आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छीय अचर है। अगर आपके पास किसी कर्व में n आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यानी स्वेच्छीय अचर है, तो यहां से हमें एक n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। आर स्वतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना लीनियरली रैखिक स्वतंत्र। क्या है आपके पास जो C1, C2, Cn ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यानी रैखिक स्वतंत्र स्वेच्छीय अचर है। तो उस केस में आपको इस कर्व से हमेशा ही एक n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अगर C1, C2 2 है तो 2 ऑर्डर की, 3 है तो 3 ऑर्डर की, 4 है तो 4 ऑर्डर की एक अवकल समीकरण मिलेगी। तो वो अवकल समीकरण किस प्रकार बनाना है, फॉर्मुलेशन किस प्रकार करना उसको, तो अगर किसी भी वक्र में आपके पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं सॉरी जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट स्वेच्छीय अचर हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, उतनी बार उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, उतनी बार उसका अवकलन करना है। फिर आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी, और जितने आपके इंडिपेंडेंट क्या है, स्वेच्छीय अचर है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उतने बार अवकलन करेंगे। तो आपके पास अगर n है तो n इक्वेशन ये हो जाएगी और n एक इक्वेशन ये हो जाएगी, यानी n+1 इक्वेशन से आपको ये n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगी, nth ऑर्डर की अवकल समीकरण मिल जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले y डैश निकालना है, फिर y डबल डैश निकालना है, ठीक है ना, फाइव डैश, या अपन ऐसे ही करें डॉट 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 yn निकालना है। इन सभी इक्वेशन से ये कितनी हो गई, n इक्वेशन आपके पास ये हो गई है, इक्वेशन 1 आपके पास ये हो गई है। तो टोटल n+1 समीकरणों से आपको क्या करना है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करता हूं सबसे पहले, तो आप सबसे आसान की हम बात करें तो y बराबर c, ये आपके पास क्या है, एक सरल रेखा की समीकरण है। तो हमें बताना है कि इस कर्व से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इस कर्व से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो हमें क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो dy dx बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नहीं आ रहा है। दिस इंप्लाइज dy dx बराबर 0 है, वो आपके पास क्या है, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो कर्व हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर ये कर्व है और यहाँ पर आपके पास ये वाला कर्व है, तो ये कर्व क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, सोल्व करने बाद आती है f ऑफ x y डैश y डबल डैश और yn। अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमेशा ही हमें n ऑर्डर की अवकल समीकरण मिलेगी, n ऑर्डर की अवकल समीकरण मिलेगी। तो यहां से जो अवकल समीकरण है इसका सॉल्यूशन है वो क्या है आपके पास, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि हल है। जो कर्व है वो इस अवकल समीकरण का क्या है, सॉल्यूशन है, या मैं बोलूं हल है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी वक्र में, किसी कर्व में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो आप बता सकते हो वहां से कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण मिलेगी। और अगर आपको पता है कि 3 ऑर्डर की अवकल समीकरण है,
तो उसके जो सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो उसमें 3 ऑर्डर की है तो 3 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है वो मिलेंगे, 3 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है वो मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई कर्व गिवन है y बराबर c1e की पावर c2x, c1e की पावर c2x, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कर्व का, आपके पास कोई भी कर्व है तो इससे हमें कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिलेगी, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूं, c1e की पावर c2 प्लस एक्स, c2 प्लस एक्स, ये आपके पास कोई भी एक जनरल गिवन कर्व है, तो इस वक्र से आप ये बताओ कि कितने ऑर्डर की, कितने कोटि की अवकल समीकरण है वो मिलेगी। ठीक है, वो कैसे मिलेगी वो तो बाद की बात है, करना क्या है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ऑर्डर की अवकल समीकरण मिलेगी, और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतनी ही बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 हैं तो 2 बार, 1 है तो 1 बार, 3 है तो 3 बार, फिर एक इक्वेशन ये हो जाएगी, और उन सभी से हमें क्या करना है, उन एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो आप सभी बताओ कि इस अवकल समीकरण का, सॉरी, इस सॉल्यूशन से या इस वक्र से कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण है वो आपको मिलेगी। आसान है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस आपको तो ये बताना है कि इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं। देखो क्या करना है, y बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं c1, ये क्या आ जाएगा e की पावर c2, और ये आ जाएगा e की पावर x। हम जानते हैं e की पावर a प्लस b का मान कितना होता है, e की पावर a इंटू e की पावर b, सिंपल सा। अब ये देखो, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं c e की पावर x। तो ये आपके पास क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी c1 और c2 डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यानी कि यहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक है तो एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा dy dx बराबर c एज इट इज e की पावर x। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, c का मान यहां से उठा के रख देते हैं, कितना आ जाएगा y अपॉन e की पावर x, तो dy dx बराबर कितना आ जाएगा y अपॉन e की पावर x, तो y से आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर x से e की पावर x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, y अपॉन e की पावर x वो कैंसिल आउट। आप देख भी सकते हो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व तो आपको करना ही आता है, dy अपॉन में y बराबर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ln y बराबर x प्लस ln c, इसको उस साइड ले आएंगे तो y बाई सी बराबर e की पावर x, तो y बराबर c e की पावर x। तो ये क्या है, ये जो आपके पास है ये सॉल्यूशन ही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आया चीज। तो आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, ऐसे तो ये दूसरे क्या है, c1 और c2 एक दूसरे पे डिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, आपको देखना है इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था रैखिक स्वतंत्र स्वेच्छेय अचर कितने हैं। तो उम्मीद है अब ये वाला कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गया होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई कर्व दे देंगे और आपसे पूछेगा कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और हम देखते हैं c1 c2 2 हैं तो 2 ऑर्डर के अवकल समीकरण, जो कि गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करना। तो अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं कि y बराबर a इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स, जहां पर a और b दो प्राचल हैं, पैरामीटर हैं, का अवकल समीकरण क्या होगी। यानी आपके पास गिवन है y बराबर a e की पावर, यहां पर a e की पावर माइनस बी एक्स, y बराबर a e की पावर माइनस बी एक्स, कोई भी आपके पास एक कर्व है, तो यहां से अपने को कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जहां पर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल का इसमें दो प्राचल हैं।
तो जल्दी बताओ, आपके पास 1 मिनट का समय है कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। करना क्या है, 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 ऑर्डर की मिलेगी, सभी में 2 ऑर्डर की है, कौन सी मिलेगी हमें चेक करना है। तो करते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया x के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा a माइनस का b e की पावर माइनस bx। एक बार और कर लेते हैं तो d2y dx2 इक्वल्स टू, एक बार और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस bx, और ये आपके पास ए बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, सॉरी a और e की पावर माइनस bx y के बराबर है। यहां से हम देखें तो ये y के बराबर है, तो d2y dx2 बराबर दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और y, तो b का मान 2 से आ जाएगा dy dx अपॉन में आ जाएगा आपके पास माइनस का a e की पावर माइनस bx, ये आएगा। अगर हम dy dx, ये आपके पास dy dx आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, b का मान b स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ b स्क्वायर कर लेते हैं, तो dy dx का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर e की पावर माइनस bx, और ये किसका मान है, ये y तो है माइनस का y, और माइनस का y करते आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का y स्क्वायर, और इसका मान अगर हम यहां पर उठा के रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, d2y dx2 बराबर b स्क्वायर की जगह dy dx का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास y स्क्वायर है, ऊपर y है तो ये नीचे बचेगा y, और ये y यहां पर आ जाएगा, तो y d2y dx2 बराबर dy dx, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, वहां पर सेट करना है, कैसे भी करके आपको a और b को एलिमिनेट करना है। कोई भी तरीका हो सकता है, अगर जितना जल्दी आपकी क्लिक हो जाएगा, लोग ले लो सर जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, लोग भी लेके कर सकते हैं, यहाँ से जो भी तरीका आपको लगे, कैसे भी हो सकता है, कोई भी एक तरीका नहीं है कि हम इस तरीके से ही करें। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, आप इसमें इसका भाग भी दे सकते हो, फिर मान निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो कैसे भी कर सकते हो। आपको तो अल्टीमेटली एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है उन दोनों को रिमूव करना है, उन दोनों को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पहले से प्रैक्टिस है तो वो थोड़े से कम टाइम लेंगे, अदरवाइज एग्जाम के अंदर वैसे ही प्रेशर ज्यादा रहता है, क्या करना है कैसे करना है, तो उस चक्कर में गलती भी हो सकती है या थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई नहीं, बट प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है कि पहले आपसे करो फाइंड करवाएंगे कि कौन सा वक्र गिवन है, उसके बाद आप यहां तक पहुंचोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि किस करो की बात कर रहा है तो उसकी अवकल समीकरण निकालना तो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या बोला, आर त्रिज्या के वर्त निकाय जिसका केंद्र एक्स एक्स पर है का अवकल समीकरण है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग द रेडियस r रेडियस है एंड द सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर आपको ये नहीं पता, ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल जिसका वक्र क्या हो, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और जिसकी त्रिज्या r हो, तो ये आपके पास कोई भी क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। एक्स एक्स पे बनने वाले सर्कल ये सभी एक्स एक्स पे, सॉरी, जिनका सेंटर, जिनका केंद्र एक्स एक्स पर है वो सर्कल हैं, वो इस प्रकार के बनेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल है वो इस प्रकार के बनेंगे। तो क्या करना है, इसकी पहले तो इस सर्कल की समीकरण लिखनी है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी रेडियस r गिवन है। तो मान लेते हैं आपको आर्बिट्रेरी कोई भी कि यहाँ पर h है और y क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है, y हमेशा ही 0 होता है एक्स एक्सिस पर। तो सेंटर आपके h, 0, रेडियस r है, तो समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब मुझे ये बता दो कि इस वक्र में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। अक्षय नागर जी ने ऑप्शन भी बता दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन मुझे तो ये पूछना है कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 या 2, 1 या 2। अगर आपको लग रहा है कि h और r दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो गलत हो जाएगा।
अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो हमें दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो सभी की सभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका ऑर्डर एक ही है। इसका मतलब आर्बिट्री जो कांस्टेंट है वो एक ही है। कौन सा? h। r इसने फिक्स कर दिया पहले ही, r का मान 2, 5, 7। r यहाँ पर फिक्स है, r जो है यहाँ पर फिक्स कांस्टेंट। आपको ये समझना, ये नहीं कि सर हम r को चेंज करते रहें। r को चेंज नहीं करना है, h को चेंज करना है, h को चेंज करना है। r इसने फिक्स कर दी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 1। हमें h को एलिमिनेट करना है, तो एक बार डेरिवेटिव करना है, तो 2 टाइम x माइनस h प्लस 2y dy dx बराबर 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास x माइनस h का मान कितना हो जाएगा? माइनस का y dy dx, और यहाँ पे x माइनस h का रखना है तो दोनों तरफ स्क्वायर, तो y स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर हम y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस dy x का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जिसने फर्स्ट ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल ही सही है। तो पहले तो हमें ये कर्व निकालना आना चाहिए। अगर हमें इसकी सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड करनी नहीं आती है तो हम अवकल समीकरण तो निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, ये एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि y बराबर e की पावर माइनस x a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ पर a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दो ऑर्डर की आपको अवकल समीकरण मिलेगी। क्या करना है? दो बार अवकलन करना है। एक आपके पास ये इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से a और b को एलिमिनेट करना है या हटाना है। नेक्स्ट आपके पास, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x dy माइनस y dx बराबर 0 निरूपित करता है। यानी इस अवकल समीकरण, ये तो आपके पास सॉल्यूशन का आ गया, ये तो अवकल समीकरण के सॉल्यूशन का है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अवकल समीकरण गिवन है, तो आपको क्या करना है? इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन तो हम निकाल लेते हैं, फिर आपको ये भी बताना कि वो सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है। हालांकि आसान है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आती है। तो चलो इसको कर ही लेते हैं। क्या आपके पास गिवन है? x dy dx, x dy माइनस y dx बराबर 0। अगर आपने बीएससी एमएससी की है तो ये वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान आता ही है, तो हम देख भी लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? x dy बराबर y dx। कौन से है मेथड? ये सर पृथक्करण विधि, सेपरेबल वेरिएबल मेथड। तो dy वाले एक साइड ले लो, dx वाले एक साइड ले लो। ये आपके पास dx अपॉन x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपके पास ln y बराबर ln x और आर्बिट्री कांस्टेंट ln c। तो क्या हो जाएगा? y बराबर cx, y बराबर cx। और y बराबर cx किसको रिप्रेजेंट करती है? अक्षय नागर जी सी बता रहे हैं, दिव्यांश मैम बी बता रहे हैं, अक्षय नागर ए बता रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आराम से देखो क्या किया है। ये आपके पास y बराबर cx तो एक सरल रेखा है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दिव्या सनी बी ऑप्शन, बिल्कुल जिसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट। जल्दबाजी नहीं करनी है, छोटी सी जल्दबाजी करते ही गलत हो जाएगा, और इन क्वेश्चनों को रटना भी नहीं है। अगर यहाँ पर इसकी जगह आपके पास हो जाता x dy प्लस y dx बराबर 0 तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा x dy बराबर माइनस का y dx। तो अब हम करेंगे तो dy अपॉन में y बराबर dx अपॉन में x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ln y बराबर माइनस का ln x माइनस का ln c, माइनस का या प्लस का, चलो प्लस का ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर हम क्या करें? दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? ये सी एक्स वाई, अगर मैं इसको इस साइड ले आता हूं तो ये प्लस का आ जाएगा ln x प्लस ln y बराबर ln c, और दोनों तरफ ln x y बराबर ln c,
और दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो एक्स वाई बराबर सी, तो ये आपके पास एक नया वक्र आ गया, एक नया कर्व आ गया है। तो इस केस में आपके पास एक्स वाई बराबर सी क्या पढ़ा था हमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस केस में आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ये कब, जब यहां पर प्लस होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर यहां पर एक्स डी वाई की जगह ऐसा आ जाता एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर, यहां पर तो क्या किया इसने, एक्स के साथ डी वाई है और वाई के साथ डी एक्स है, लेकिन एक्स के साथ डी एक्स हो जाता और वाई के साथ डी वाई हो जाता तो क्या हो जाता, यहां पर ये हो जाता। अगर बीच में प्लस है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू बराबर कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c। किसको रिप्रेजेंट करता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में अगर माइनस हो जाता तो यहां पर भी माइनस आता, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करता है एक हाइपरबोला को, अति परवलय को। ठीक है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक है, प्लस माइनस की पूरा आंसर ही चेंज कर देते हैं। यहां पर माइनस है तो इस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पर बीच में प्लस है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर dy और dx की आपस में जगह चेंज हो गई, बीच में माइनस है तो आपके पास हाइपरबोला यानी अति परवलय, और बीच में प्लस है तो सर्कल यानी कि वर्त हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते ही बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक करना है। गलती से अगर यहाँ पर माइनस लिखा और यहाँ प्लस लिख दिया आपने तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए पैसेंस के साथ हमें काम करना है। कोई समस्या यहां तक, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद कल ही चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, चलो अवकल समीकरण के सॉल्यूशन छोड़ो, एक बार मुझे आप ये बताओ किसी भी समीकरण के सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, किसी भी अवकल समीकरण के सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो। अवकल समीकरण नहीं, कोई भी समीकरण है जो आपने पढ़ी है 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन, या आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, तो किसी समीकरण के सॉल्यूशन यानी हल से आप क्या समझते हो, बताओ। सॉल्यूशन क्या होता है, हल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होता है जो क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या कहलाता है, उस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है या हल कहलाता है। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। बिल्कुल ध्यान से में हमने बोला है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के मध्य एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है जो क्या करता है, उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, या जो कोई भी इक्वेशन हो उसको संतुष्ट करता हो, क्या कहलाता है, उस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम रफली बोलें तो रफली हम यही बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स के मध्य एक ऐसा रिलेशन जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, यहां पर सॉल्यूशन की बात करें, x प्लस वाई बराबर 2, तो आपके पास x और y में एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन कि जब y यहां तो मैं x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, तो आपके पास रिलेशन क्या आ रहा है कि y बराबर माइनस एक्स। ये एक रिलेशन है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, जो इसको संतुष्ट कर रहा है कि y का मान माइनस एक्स ले लो, कि अगर x आप 2 ले रहे हो तो y का मान माइनस 2 ले लो, यहाँ पर 3 ले रहे हो तो माइनस 3 ले लो, 4 ले रहे हो तो माइनस 4 ले लो। तो ये क्या है, x और y में एक ऐसा रिलेशन होता है जो उसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन इसकी हम थोड़ी सी और डेफिनेशन अच्छे से मैथमेटिकली देंगे, तो वो हम कल देखेंगे जो लिखी हुई है यहाँ पर, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज समय है वो हो गया। तो शुरुआत के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम बिल्कुल ही आराम आराम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
ताकि चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर होती रहे। और आपको क्या करना है, जो बुक्स है अपनी सीक्वल पब्लिकेशन में, तो उस बुक को आप ले आओ और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ साथ जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन है वो निकालते रहो। और उसके साथ में आप जेपीएच की बुक भी आपके पास होगी, तो उसके भी सोल्ड एग्जाम्पल है वो आपको करने। तो किसी भी प्रकार की यहां तक कोई समस्या हो कि अवकल समीकरण क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर, उसके बाद आपने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने बात की थी कि अवकल समीकरण का फॉर्मुलेशन यानी कि निर्माण या स्वरूपण किस प्रकार करना है। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज कल हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, विचित्र सॉल्यूशन है, ये आपके पास क्या क्या होते हैं, किस प्रकार हम इनको डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन और उनको किस किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।